और वहीं बिलासपुर में चिंतन और व्याख्या करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर मनोज पांडे, डॉक्टर सतीश जायसवाल, डॉक्टर राजू अवस्थी जुड़े, जिन्होंने साहित्य को लेकर अपने विचार रखे और हर खबर के साथ यात्रा भी की और साझा की, जहां पर आपको बताते चले क्या कुछ उन्होंने कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, क्यों जरूरी है कि मैं उससे सहमत होकर के ये बताऊं कि इस रचना की ये दिशा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। रचना कभी भी अपेक्षा नहीं करती है कि उसके लिखे से या उसमें जो विचार आ रहे हैं उससे कोई सहमत हो। रचनाओं को इसकी ज़रूरत होती ही नहीं है। आलोचना उधर इशारा करती है कि आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो केवल आप तक नहीं है, वो समाज तक जा रहा है और समाज में व्याप्त है। तो आपके लिखे का प्रभाव भी समाज पर किसी न किसी रूप में पड़ रहा है और इसलिए आपका दायित्व है कि लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखें। और जहाँ ये दायित्व से मुकरने की बात आती है और तब आलोचक थोड़ा सा प्रखर होता है और यहाँ से संबंधों में दरार आना शुरू होती है। उसको व्यक्तिगत तौर पर लोग लेने लग जाते हैं कि आक्रमण हमारे पर व्यक्तिगत हुआ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आधुनिक शिक्षा जो है वो रचनात्मकता को और संवेदनशीलता को खत्म करके केवल और केवल आर्थिक जो एक विचार है उसको बलवती करते जा रहा है, बाकी चीज़ों को गौण करते जा रहे हैं। कुछ बदलाव होना चाहिए शिक्षा नीति में या ये पूरा का पूरा समय बाजारवाद का है। जीवन के जिस भी हिस्से को बाजार प्रभावित कर रहा है, साहित्य उससे बाहर नहीं है। साहित्य भी प्रभावित हो रहा है, साहित्यकार भी प्रभावित हो रहा है और साहित्य की प्रवृत्तियां भी प्रभावित हो रही हैं और ये चिंता की बात है। ऐसे समय में फिर भी कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने रचना की प्रवृत्तियों को बचा रखा है और बाजारवाद के प्रवृत्तियों से, बाजारवाद के आक्रमण से बचाने की पूरी कोशिश में हैं। बाजार के साथ विज्ञापन, प्रचार प्रसार जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ऐसे जो लोग रचना को बचाए हुए हैं उन तक हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है, लेकिन वो चुपचाप काम कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अपने समय के वो ऋषि हैं। ऋषि की तरह कहीं बैठकर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि रचना को, रचनात्मक प्रवृत्तियों को सुरक्षित होना चाहिए और उस सुरक्षित होने में कहीं ना कहीं हमको निमित्त होना है। साहित्य को सदा ही सत्ता का संरक्षण चाहिए रहता है और जो साहित्य है वो मौजूदा सत्ता के खिलाफ रहता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि सत्ता का संरक्षण चाहिए होता है, लेकिन सत्ता के किस रूप की आप बात कर रहे हैं? सरकार की, या सरकार के सामने जो खड़ी है वो भी तो एक सत्ता है। सरकार और सरकार के विरुद्ध एक दूसरे के साथ जो हैं, उसके अतिरिक्त भी एक सत्ता और होती है, वो होती आर्थिक सत्ता, जो दोनों को नियंत्रित करती है। और ये आर्थिक सत्ता राजनीतिक सत्ता के अतिरिक्त रचनात्मक सत्ताओं के ऊपर भी अपनी नज़र रखती है, उंगली रखती है और उनको कुछ कोशिश करती है कि कुछ उनको संरक्षण प्रदान किया जाए और कुछ उनसे संरक्षण खींचा जाए। ये खींचतान का रिश्ता बहुत मज़ेदार होता है और ये बिरले लोग इसको समझ पाते हैं। जो समझ पाते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र रख लेते हैं और जो नहीं समझ पाते वो धीरे से उनके प्रभाव में आते चले जाते हैं और उनका साहित्य भी प्रभावित हो जाता है। कि आलोचना जब अपनी पटरी छोड़ देती है और रचना अपनी पटरी छोड़ देती है तो बहुत सारी भ्रांतियां पैदा होना शुरू होती हैं और हम एक दूसरे को अपने विरुद्ध मानने लग जाते हैं। आलोचना का स्थान क्यों होना चाहिए? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर आपका। आलोचना का स्थान इसलिए होना चाहिए क्योंकि साहित्यकार, जिसको हम कहें कि रचनात्मक लेखक, सृजनकर्ता ने जो सृजन किया है वह सृजन क्या है, उसके मूल्य और मायने क्या हैं, यह कौन तय करेगा, यह कौन बताएगा? हर दौर में कोई न कोई ऐसा माध्यम बनाया जाता रहा है जो माध्यम समाज और साहित्य या समाज और
साहित्यिक ही नहीं बल्कि तमाम कलात्मक विधाओं के बीच एक समन्वय बनाने का कार्य करता रहा है। साहित्य में मुझे लगता है कि आलोचक नाम का जो प्राणी है वह एक तरह से वह समन्वय बनाने वाला सूत्रधार है, और उस सूत्रधार की आवश्यकता इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि साहित्य में जो चीज़ आ रही है या जो लिखा जा रहा है, जो लिखा गया है, जो कहा गया है, उस लिखे कहे गए का निर्वचन जब तक समाज के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जाएगा तब तक आम पाठक, हर पाठक इतना ज़्यादा संवेदनशील और समझदार है, यह अपेक्षा किसी दौर में नहीं रही है, आज भी नहीं है। पहले भी प्रवचनकार और व्याख्याकार, भाष्यकार हुआ करते थे, आज भी आलोचक के रूप में, समीक्षक के रूप में उनकी भूमिका है, और मुझे लगता है कि रहेगी और रहना चाहिए, और वो वही उचित भी है सर। कभी ये विधा भी होती थी और इसका सम्मान नहीं था, जिसको हम कहते थे आलोचना सम्मान। अब मत भिन्नता, विचार मतैक्य को वैयक्तिक रूप से लेने लग गए हैं। क्यों ये चीज हुई? देखिए, विचार तो आलोचना के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, लेकिन वह विचार जो पहले समालोचना के रूप में देखा जाता था, वह विचार इधर बहुत सारे खाने और खेमे जो साहित्य में बनते गए, उससे एक तरह से कहें कि भटकाव भी होता गया, और एक वैचारिक रूढ़ता या कहें कि वैचारिक कट्टरता अपने विचार को लेकर के, और उससे सबसे बड़ा खतरा ये हुआ कि जो वैचारिक सौहार्द होना चाहिए वो सौहार्द समाप्त होता गया। उसकी वजह से, और यह केवल साहित्य में हुआ या केवल आलोचना में हुआ ऐसा नहीं है, यह हमारे समाज में भी देखने में आता है। समाज में भी जो एक समन्वय और सामंजस्य वाली चीज़ थी वह समाप्त हुई, और उसके बदले में जो चीज़ें घर करती गई या अपना स्थान बनाती गई, हमारा पारस्परिक सौहार्द समाप्त करती गई, वह साहित्य की तमाम विधाओं में रिफ्लेक्ट होता है और स्वयं आलोचना में भी रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। एक विचार है था कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। ये विचार क्यों पल्लवित हुआ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब हम जितना ज़्यादा वैचारिक रूप से मुझे ये कहना चाहिए कि किसी के प्रति प्रतिबद्ध होते जाते हैं, जितनी ज़्यादा हमारा कमिटमेंट जितना तगड़ा होता जाता है, और उस कमिटमेंट में मैं कहूँगा कि सामाजिक कमिटमेंट हो तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन विचार के नाम पर जब वैचारिक चौहद्दी बना करके हमारी प्रतिबद्धता निर्धारित होने लगती है तो इस तरह के खतरे अपने आप खड़े होने लगते हैं, और उसी का नतीजा है जो बात आप कह रहे हैं कि या तो आप मेरे साथ हैं या तो आप मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि फिर सुविधा की राजनीति होने लगती है। हर कोई उस खेमे की तरफ नज़र उठाता है, और जहां उसे सुविधा लगती है या जो खेमा उसे अपने ज़्यादा अनुकूल लगता है उस खेमे की तरफ मुड़ता है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साहित्य में ये बहुत मतलब बहुत ही अधिक है, ये कहना चाहिए। अब जो साहित्य का एक दौर था 70 से 1970 से 2000 तक में जो साहित्य रचा गया, जो पढ़ा गया, वो समाज का प्रतिबिंब माना गया जी। अब जो रचा जा रहा है, अब जो कहा जा रहा है, वो समाज से इतर दिख रहा है। हाँ, सच कह रहे हैं। ये बदलाव कैसे आ गया? हाँ, यह बदलाव मुझे लगता है कि इसलिए आया कि जिस दौर की बात आप कर रहे हैं कि 70 के बाद का जो दौर साहित्य लेखन का दिखाई दे रहा है, या कि 70 के बाद का जो दौर जो हमारे समाज का चरित्र जो बनता चला गया। अभी थोड़ी देर पहले जायसवाल सर से चर्चा हो रही थी कि साहित्य वस्तुतः समाज और समाज की संस्कृति का ही प्रतिफलन है। तो जिस प्रकार से हमारा समाज बनता गया, समाज में ही वह गिरावट आई, समाज में, और समाज में आई मतलब सामाजिक संस्कृति भी उसी रूप से हमारी विकृत होती गई। उसी का नतीजा है कि साहित्य में भी 70 के बाद का पूरा दौर हम देखें कि वह लगाव साहित्य के प्रति, और मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ साहित्य के प्रति नहीं
अपनी संस्कृति के प्रति भी वह लगाव निरंतर क्षरित होता गया है। आज दिखावे की संस्कृति जरूर एक तरह से प्रचार प्रसार का हिस्सा बन गई, हमारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गई है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन गए हैं सांस्कृतिक रुझान प्रकट करने के, और अपने आप को सांस्कृतिक रूप से बहुत संभ्रांत और सबसे ज़्यादा कुलीन साबित करने के। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई यह है कि वह उतने ही ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से विपन्न लोग भी। तो यह चीज़ें हमारे साहित्य में, मैंने जैसा कहा कि घर करती गई हैं, उसका नतीजा यह है कि साहित्य भी चूँकि दोहरी जिंदगी के हमारे समाज की है, तो दोहरा चरित्र हमारे साहित्य का भी बनेगा। तो साहित्य में भी वह दोहराव, वह दूरी आई है। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य समाज से कटता जा रहा है, या जो नया साहित्य जिस दौर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस दौर के बाद जो साहित्य आता जा रहा है, वह साहित्य उतना ज़्यादा अपीलिंग समाज के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि समाज का प्रोडक्ट ही नहीं है वह व्यक्ति का प्रोडक्ट बनता जा रहा है। और जो चीज़ व्यक्ति की प्रोडक्ट होगी, उसकी सामाजिक स्वीकार्यता जब तक सामाजिक सरोकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है तो होगी, इसमें संशय है। कोई भी दौर, कोई मध्य मार्ग है कि हम साहित्य की जो संवेदनशीलता रचनात्मकता है, वो आज के आधुनिक शिक्षा में उसको समावेशी बना सके? देखिए, ये हर समय मौजूद रहा है कि किसी वक्त के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जैसा कि अभी पहले ने कहा कि आपने कहा कि जो बाज़ारवाद है, बाज़ारवाद के ओर झुकाव हमारे साहित्य का हो या हमारी शिक्षा का हो या हमारी रचनाओं का लगातार होता गया है। अब ज़रूरत है कि जो आज का बाज़ारवाद है, उस ओर जब हम जा रहे हैं, उससे हम अपने साहित्य को थोड़ा सा बचा के रखें, जिसमें कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, या जो एक रचनाकार एक उद्देश्य अपनी रचना के माध्यम से समाज को देना चाहता है, जो मैसेज देना चाहता है, उसको बचा के रखें। इसके लिए एक निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए, और रचनाकार को लगातार प्रयास इसमें करते रहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा झुकाव उसका बाज़ारवाद और वर्तमान समय की ओर हो। विश्व की जो आर्थिक महाशक्ति है, उन्होंने श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का दिया हुआ एक वचन जो है वो है कि अर्जुन लक्ष्य की ओर दे। विश्व ये कहता है कि मारक क्षमता ही है, उसे विकसित करो, बाकी चीज़ों को हटा दो। उसके चलते अब सिर्फ एक लक्ष्य रह गया है कि अर्थ का विकास, अर्थ का उद्भव। देखिए, विश्व में के परिदृश्य में हम देखें तो जो उन्होंने गीता का एक उद्देश्य को उठाया कि अर्जुन लक्ष्य की ओर देखो, हम लोग भी शुरू से भी ये कहा जाता रहा है हमारे समाज में भी कि हम जिस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे को भी हम शिक्षा देते हैं कि बच्चा शिक्षा की ओर अपना ध्यान लगाए। जो खेल कूद की ओर बच्चे जा रहे हैं, उनको ये रहता है कि लक्ष्य उनका मेन खेल कूद है, खेल कूद की ओर जाएं। और एक जो रचनाकार या साहित्यकार है, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि उसका भी लक्ष्य एक रहता है कि एक अच्छा साहित्य, एक अच्छी रचना सामने आए, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। जैसे कुछ देखने में मिलता है कभी कभी साहित्यों में कि मैंने कुछ समय पहले एक साहित्य देखा कि लोगों की रचनाएं देखी कि कुछ ऐसे छोटे मुद्दे उठा दिए, मुझे शायद छोटा लगता हो सकता है कि नज़र बड़ा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आया, ऐसे मुद्दे उन्होंने उठा दिया कि जो एक हल्का फुल्का मुद्दा रहा हो, जो मार धाड़, हिंसा, बलात्कार की ओर ले जाता रहा हो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हो सकता है कि जो हमारा रचनाकार है वो समाज का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हो कि ऐसी घटनाएं भी समाज में हो रही वो ना हो। आलोचना की परंपरा निरंतर बनी रहे जी, क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए। तो मैं मानता हूँ कि जो एक आलोचक होता है वो हमें सही दिशा हमेशा दिखाता है। मैं कहता हूँ आलोचना एक स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। स्वस्थ आलोचना का मतलब है कि अगर हमारे चाहे साहित्य है, हमारे शिक्षा, हमारे व्यवहार में अगर कुछ कमी है, उस कमी की ओर इंगित करना चाहिए। मेरी प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो करके मेरी आलोचना नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर स्वस्थ आलोचना की जाती है तो एक सही राह
आदमी को दिखाई पड़ती है, इसलिए उसको कभी गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर मेरी आलोचना कर रहा है तो मतलब वो मेरा विरोधी है। इस भावना से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आलोचक भी मुझे अपना सबसे प्रिय मित्र लगने लगेगा।